आज यानी कि 14 दिसंबर सन 2024 को जो सीटेट का जूनियर लेवल का पेपर 2 हुआ है, उसकी पहली ज़बान की आंसर की जारी की जा चुकी है। अब हम दूसरी ज़बान यानी लैंग्वेज 2 को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इससे मुतल्लिक सवालात हल करेंगे। आसान सा पैसेज है कि हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की आरज़ू बचपन से थी। एक गर्मी हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन-सहन देखा। यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाज़ी से मुतासिर हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी। हैदराबाद के आसपास के सारे सागर देखे। वहाँ की मसाजिद और इमामबाड़े भी देखने के काबिल हैं। नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है। अब ये पैसेज है, अब इससे मुतल्लिक सवालात देखते हैं। पहले सवाल में मुसन्निफ़ा की बचपन से क्या देखने की आरज़ू थी? तो हैदराबाद शहर देखने की आरज़ू थी। मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों की किस चीज़ से मुतासिर हुई? तो वहाँ के मेहमान नवाज़ी से। यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ-साफ लिखा है यहाँ के खुलूस और अदब नवाज़ी से मुतासिर हुई। तो मेहमान नवाज़ी पहले वाले ऑप्शन में गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में खुलूस और अदब नवाज़ी की बात हो रही है, तो मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों के खुलूस व अदब नवाज़ी से मुतासिर हुई थीं, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मुसन्निफ़ा ने आस-पास के इलाके की सैर के बाद वहाँ और क्या देखा? तो वहाँ उन्होंने हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन-सहन देखा। नौबत पहाड़ से क्या नज़र आता है? तो सारा शहर नज़र आता है नौबत पहाड़ से। मुसन्निफ़ा ने वहाँ किन चीज़ों को देखने के काबिल बताया? तो मसाजिद और इमाम बाड़े जो हैं हैदराबाद के देखने के काबिल हैं, ऐसा मुसन्निफ़ा कह रही हैं। ज़िंदगी का मुतज़ाद पूछा जा रहा है, तो ज़िंदगी का मुतज़ाद है मौत। और हैदराबाद मुसन्निफ़ा ने कब देखने का प्रोग्राम बनाया? तो एक गर्मी में, यानी गर्मी में प्रोग्राम बनाया था। तकरीब की जमा क्या होगी? तो तकरीबात हो जाएगी, दूसरा वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे एक और पैसेज है, इसको भी पढ़ते हैं। बुध पूर्णिमा की रात को हम लहोत्से की बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर खैमा अंदाज थे। उस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे। 12:30 बजे का अमल होगा कि अचानक कोई भारी शय बड़े जोर से मेरे सर के पीछे हिस्से पर आ गई, जिसने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया और उसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूँ। वो शय मुझे कुचले दे रही है। मैं बमुश्किल सांस ले पा रही थी। ये पैसेज है, अब इससे मुतल्लिक सवालात हैं। मुश्किल का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मुसन्निफ़ा ने क्या महसूस किया? मुसन्निफ़ा ने महसूस किया कि किसी भारी शय के नीचे वो दबी चली जा रही है। मुसन्निफ़ा के साथ कैंप में कितने अफराद थे? तो 10 अफराद थे। फ़र्द की जमा क्या होती है? अफराद होती है। और मुसन्निफ़ा के सर के पीछे हिस्से पर कौन सी चीज़ आके गिरी? तो कोई भारी चीज़ आके गिरी थी। अगला सवाल कि कौन सी रात को मुसन्निफ़ा लहोत्से की बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर खैमा अंदाज थी? तो बुध पूर्णिमा की रात को। मुसन्निफ़ा को क्या नहीं ले पा रही थी? तो वो मुश्किल सांस नहीं ले पा रही थी। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे सवालात देखते हैं। अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है और उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी। देखिए, उड़िया लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, अंग्रेजी और हिंदी लैंग्वेज लर्निंग हो गई। ठीक है, अब आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। इस बयान की बुनियाद पर तय कीजिए कि दर्जन में से कौन सा बयान सही नहीं है। देखिए, अंग्रेजी ज़बान की आमोज़िश इक्तिसाबी है। देखिए, इंग्लिश जो है वो इक्तिसाब नहीं है, ये तो लर्निंग है। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, तो यही वाला बयान हमारा गलत होगा, जवाब हो जाएगा। उड़िया लैंग्वेज एक्विजिशन है, हिंदी लैंग्वेज लर्निंग है, अंग्रेजी भी लैंग्वेज लर्निंग है। लेकिन हमसे दुरुस्त नहीं है पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश जो है वो इक्तिसाब नहीं है, एक्विजिशन नहीं है, बल्कि वो तो लर्निंग होगी ना, क्योंकि इंग्लिश उसकी सेकेंड लैंग्वेज है। तो हमारा जो निगेटिव पॉइंट होगा
पहला वाला ऑप्शन होगा। आला जाती तरगीब होती है कब? आदमी किताब लिखने के लिए जबान सीखता है तब, या फिर आदमी कायदे की गरज से जबान सीखता है जैसे मुलाजिम, या फिर आदमी की जबान के बोलने वालों से करीब होने के लिए जबान सीखता है तब, या फिर आदमी अपनी बिरादरी की मजहबी और समाजी प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जबान सीखता है तब। आला जाती तरगीब कब होती है? किसी काम को सीखने के लिए या किसी कायदे की गरज से जब जबान सीखता है कोई, तो उसे हम आला जाती तरगीब, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कोई मुलाजिम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। माजिद और वाजिद जुड़वा भाई हैं, मणिपुर की एक खास बोली बोलते हैं, लेकिन बातचीत अलग अंदाज में करते हैं। उनके बोली के मखसूस अंदाज को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम आइडियोलेक्ट कहते हैं। इनफरादी तर्ज कलाम होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेजी जबान का मर्तबा क्या है? तो अंग्रेजी जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, माविन सरकारी जबान है। आर्टिकल 343(2) के मुताबिक अंग्रेजी जो है वो हमारी माविन सरकारी जबान है। वो जांच, अब देखिए उर्दू वाले कितने गए गुजरे लोग पेपर बनाते हैं कि 5 और जांच में फर्क ही नहीं जानते हैं, सही से ट्रांसलेशन तक नहीं करते हैं। वो जांच जो किसी फर्द की मखसूस खामियों और खूबियों का निशानजद करने के मकसद से की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जब किसी स्टूडेंट की कमी को पता लगाने के लिए हम जांच करते हैं तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, तशखीसी जांच कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आदिल फेल माजी के नहवी व सरफी उसूलों के बारे में जानता है लेकिन असबाक के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो वो कौन सी जबान जानता है? तो वो अमली तरीकों की मालूमात उसके पास है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? कुछ जबानों में सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की तरसील बेहतर हो सकती है, ये बात गलत है, ठीक है, ये निगेटिव है। अगला सवाल है कि जबान के क्लासरूम में प्रोजेक्ट या खाके तैयार करने और कराने में कौन से मराहिल शामिल होते हैं? यानी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो उसका जो स्टेप होगा वो क्या होगा? पहले आप ग्रुप बनाएंगे, फिर आप मौजू का इंतखाब करेंगे, फिर आप डेटा जमा करेंगे, फिर डेटा को डिवाइड करेंगे, फिर आप मसवदा का तैयार करेंगे और फिर आप हतमी शक्ल देंगे। यानी जो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे है ना, वो सही है। सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच में क्या शामिल है? ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच, जब हम किसी भी मतन को खुलासा जानने के लिए पढ़ते हैं या किसी ऑडियो को खुलासा और जिस्ट उसका समझने के लिए पढ़ते हैं, तो वो होता है ऊपर से नीचे का अप्रोच। तो तकरीर या मतन या ऑडियो के खुलासे को सुनना, ये जो है सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच में शामिल है। 7वीं जमात का उस्ताद अपने तलबा को किसी तफसील बयान करने वाली तहरीर का काम देता है। वो क्लास से बाहर जाता है और एक ख्वांचा फरोश को उसके डलिया के साथ अंदर क्लासरूम में ले गया जाता है। एक हॉकर है, बेचने वाला कोई फेरी वाला है, उसको क्लास में लेके आ जाता है और फिर उसे 7 मिनट तक वहाँ खड़ा रहने के लिए कहता है और तलबा से जोड़ों में काम करने और उस फेरी वाले के बारे में तफसील से लिखने के लिए कह रहा है। तो ये जो फेरी वाला क्लासरूम में है वो क्या है? तो वो मवाद के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बच्चे उसको देख के उस पे लिख रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए मटेरियल का काम कर रहा है, मवाद है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सरगर्मी में शामिल शख्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो फेरी वाला है वो सिर्फ खड़ा है, ठीक है। बच्चे ग्रुप बना रहे हैं और फिर उस पे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो इसलिए मवाद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं जमात का उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा थोड़ा सा पढ़ें और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशखीस को समझ लें। उस्ताद तलबा में क्या फ़रोग़ करने की कोशिश कर रहा है? तो वो लिटरेसी खानदगी जो है, लिटरेसी स्टडी यानी कि क्रिटिकल स्टडी जो है वो
डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तनकीदी खानदगी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के वकालत करता क्लासिकल जबान को पढ़ने के हवाले से कौन सा दुरुस्त है? देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज को एज ए एडिशनल लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश की गई है, तो सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकल जबान को पढ़ना, ये रिकमेंडेशन है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में। इस तरह का सवाल पीछे भी आया था, यानी पेपर 1 लैंग्वेज 1 में, कि इनकलाब के बाद यह तब्दीली अचानक मुमकिन नजर करने लगी। अरे यार, क्या ट्रांसलेशन किया है उन लोगों ने। एशिया और यूरोप समेत दुनिया के अक्सर इलाकों में इनफरादी हकूक और सामाजिक इक़्तिदार पर काबिज लोगों के बारे में बातचीत शुरू हो गई। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और डियावर्जियो ने फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत शुरू कर दी। उसके बदले में नौ आबादियों में हुई पेशरफ्त ने समाजी तब्दीलियों के तस्वुर की नई शक्ल की। ये जो जबान है वो कैसी है? ये समाजियाती जबान है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 149। 8वीं जमात का उस्ताद साबिर ये अफसोस करता है कि उसके अंदाजा कद्र में अमूमन वसूली महारतों को अहमियत नहीं दी जाती है, रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल को अहमियत नहीं दी जाती है, ऐसा टीचर का मानना है। तो अब आपको बताना है कि रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या होती है। तो मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में भी कि सुनना और पढ़ना रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल है। देखिए, रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल पूछ चुका है आज, कल क्या पूछेगा? कल आपको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल पूछेगा। उसको आपको तख्लीकी महारत के नाम से भी पूछ सकता है, पैदावारी महारत के भी नाम से पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, बोलना स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल, ये दोनों जो हैं आपके एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150। आमोजगार इसको समझने और इस पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक प्रोसेस कहते हैं। अब सिस्टमेटिक प्रोसेस का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला दे रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर लेंगे कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। मैंने पेपर 2 की दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 डिस्कस करा दी है। ट्रांसलेशन में दिक्कत है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। बहरहाल पेपर ठीक ठाक लेवल का है, मैंने हल करा दिया। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक।